जितना भी प्रॉब्लम मैंने करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा ही गया है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो नीट या स्टेट लेवल का जो पीएमटी पहले होता था वहाँ के एग्जाम में पूछा गया है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो जो इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने ऑलरेडी एक चीज़ बोला था कि जो भी हम प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे वो एक मिसलेनियस टाइप का होगा। उसमें सभी प्रॉब्लम का मिक्सर होगा। कहीं पे आपका थोड़ा जो आपका इजी प्रॉब्लम है वो आ सकता है, बीच में कहीं हार्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है ये। तो प्रॉब्लम 24 मैंने वहां से लिखा हुआ है। तो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है इज आर करेक्ट। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि मे भी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ वेक्टर दिया हुआ है जरा सा बात करें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू है आपका 2i प्लस 4j के बराबर है। और फिर उसके बाद से नीचे आपका बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो है आपका i प्लस 2j के बराबर है। अब जरा सा इसी में से हम 2 अगर कॉमन करें तो ये हो जाएगा i प्लस 2j, और i प्लस 2j किसके बराबर है, i प्लस 2j जो है आपका b वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से कि हम a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा b वेक्टर का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसका 2 टाइम होगा। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि a वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आपका ये जो b वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि उसका रीज़न यहाँ पे है कि a क्रॉस b दिया है, यानी कि ये भी एंगल डिपेंडेंट है, ये भी एंगल डिपेंडेंट है, और उधर आपको पता चलेगा कि वो एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, उसके बारे में आप पता कर सकते हो। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, इसको 0 वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अभी बताएंगे मतलब क्यों ऐसा चीज़ है। तो अब यहां से देखें कि a और b के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, राइट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि a, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम बात करें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू है ab साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी हमने देखा कि थीटा की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये पूरा मिला करके a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका a क्रॉस b जो है वो आपका 0 है। लेकिन केवल 0 लिखने से काम नहीं चलेगा, a क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, सो इट शुड बी ए वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद से जरा हम बात करें a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो देखें a डॉट बी इज इक्वल टू 10। जस्ट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करें तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ व्हाट अबाउट मॉड a बाई मॉड b, तो मॉड a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट में। और b का जो मॉड होगा वो कितना होगा, b का जो मॉड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, राइट, 1 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। मॉड a बाई मॉड b है, इसका मतलब ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा मॉड 20 बाई मॉड 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√5 डिवाइडेड बाई √5। इसका मतलब 2 एक्चुअली होगा। अगर ये मॉड b बाई मॉड a होता तब ये सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ सही नहीं होगा। और दूसरा ये बोल रहा है कि यानी कि ये ऑप्शन नहीं सही है, a एंड b आर एंटी पैरेलल। क्या a b वेक्टर और b वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब a वेक्टर और जो b, ये मान लेते हैं अगर b वेक्टर तो a वेक्टर उसका दूना मैग्नीट्यूड होगा और उसी के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये हुआ कि वो पैरेलल होगा। ठीक है, इसका मतलब a एंड b आर एंटी पैरेलल जो कि सही नहीं है, और a एंड b आर पैरेलल जो कि ये सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3 ऑप्शन एक्चुअली आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
ओके अब दूसरा वाला प्रॉब्लम हम देखते हैं कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए वेक्टर इज दिस वन, देन फाइंड बी वेक्टर। तो अभी देखिए कि a प्लस बी जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल रहा है कि यही जो a प्लस बी वेक्टर है वो जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आपका i के बराबर है, दैट मीन्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर के बराबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज i माइनस, यहाँ पे माइनस है, i माइनस j प्लस k प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर, i से i कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका j वेक्टर माइनस k वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि j वेक्टर माइनस k वेक्टर कौन सा है, सो दिस इज द ऑप्शन, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स is under root 3 times their scalar product, the angle between the vectors क्या होगा? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास a वेक्टर है और जो दूसरा वाला वेक्टर है वो b वेक्टर है, तो a क्रॉस b जो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a क्रॉस b बोल रहा है किसके बराबर है, अंडर रूट थ्री टाइम्स दियर स्केलर प्रोडक्ट, और वो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट अगर हम मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर थीटा है तो इसी को जस्ट हमें एक्सपैंड कर देना है। सो इट इज इसका ए डॉट बी का, ए क्रॉस बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज ए बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मॉड ले रहे हो आप तो थीटा तो एंगल नहीं, आई मीन अगर हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं तो फिर उसके बाद से इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स, और ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, राइट। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब देखिए ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, आप कॉस थीटा को इधर लेकर के आइए तो हमारा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दिस इम्प्लाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा, जो कि अंडर रूट 3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो 60 डिग्री देख सकते हैं यहाँ पे, पाई बाई 2 दैट मीन्स 90 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45, पाई बाई 3 60। इसका मतलब पाई बाई 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर आर -4 -4 I mean 4 -4 0 and -2 -2 0, the magnitude of the vector is। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे एक वेक्टर अगर आपके पास है, यहाँ पे एक वेक्टर मेरे पास है मान लेते हैं, इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है। एंड पॉइंट का मतलब लोकेशन जो है वो कितना है, एक जो है आपका 4 -4 और 0 इसके बराबर है। जो दूसरा वाला वेक्टर है -2 0, ये आपका दूसरा वेक्टर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है। तो मेरे ख्याल से आपने क्लास 9 या 10 में दो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट होता है उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मान लेते हैं एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे का x2 y2 z2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ कोर्स प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम चीज़ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हो, इसको x2 y2 z2 मान लो, इसको x1 y1 z1 मान लो, तो इसमें से इसको माइनस करके कर लीजिए। तो -2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 स्क्वायर, फिर उसके बाद से प्लस ये हो जाएगा आपका -2 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4 स्क्वायर, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस 0 -0 होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये जो हो जाएगा 4 and 2 6 एक्चुअली -6, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस ये 4 और ये 2 दैट इज 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 4 को हम 2 करके बाहर, मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा में जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी,
और ये थोड़ा सा सोल्यूशन कर देंगे इसको, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, दैट मीन्स दिस आंसर विल बी करेक्ट। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट a प्लस बी mod is equal to mod of a minus b, then find the angle between a and b, राइट? तो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी का जो मॉड है a माइनस बी के मॉड के बराबर है, राइट? तो फिर उसके मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे? तो मतलब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो आपका a माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर है, इसके बराबर। अब बताइए a प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, अगर उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वही। अगर आपके पास r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी है तो r का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, राइट? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ए बी, इसको हम कॉस थीटा मान लेंगे, ये स्क्वायर रूट में होगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले कर देंगे, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, राइट? ये स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपको, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab साइन थीटा के cos थीटा के बराबर होगा, राइट? cos थीटा के बराबर होगा। अब अगर एक काम कीजिए, आप इसको अगर इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा इस बात को कि 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ऑफकोर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों आप ऐसा लिख दिए कि cos थीटा इज इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि ये जो 4ab है एक्चुअली वो 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ना तो 4 0 है, ना तो a 0 है, ना तो b 0 है, इस और इन सभी का जो प्रोडक्ट है cos थीटा के साथ वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos थीटा जो है दैट मस्ट बी 0। समझ में आ रहा है? तो ये जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहां पे जो थीटा की वैल्यू होगी ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अभी समझ में आ गया होगा। जस्ट मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ कि ये जो हमारा 4ab cos थीटा है वो 0 कैसे हो गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4ab मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इससे डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्या मतलब इसमें क्या चीज़ हो रहा है कि आप इसको क्यों नहीं 0 कर रहे हो? ठीक है, ऑफ कोर्स 4 इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसको 0 नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कहीं पे भी प्रोडक्ट ऑफ 2, अगर आपके पास वेरिएबल आता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आइदर हम ऐसा लिखते हैं आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, राइट? या तो एक बार में x 0 होगा, y 0 के बराबर नहीं होगा, या तो दूसरी बार में क्या होगा, x नॉन 0 होगा और y जो है वो 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो लेकिन अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 इंटू एक्स ये आपका 0 के बराबर है, उस केस में क्या मतलब हुआ, उस केस में मतलब ये हमारा हुआ कि हमारा सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x मस्ट बी 0, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है आपका क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये सभी आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos थीटा दैट मस्ट बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos थीटा दैट मस्ट बी 0। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अभी दूसरा वाला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इफ़ द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर a एंड b इज 60 डिग्री, देन मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप एस कितना होगा ये। तो देखिए यहाँ पे जस्ट बहुत ही अभी इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो उसी को अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे पास वो था कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, तो इसको हम क्या लिख सकते थे,
इसको इसको हम क्या लिखते थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। तो ये भी देखिए यूनिट वेक्टर है, समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर है मतलब क्या है, एक वेक्टर ही है। तो जस्ट उसको उसी तरीके से हम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा कि यूनिट वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट, यही ना। नाउ अब देखिए कि यहाँ पे जो ए और बी के बीच में, यानी कि ए कैप और बी कैप के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है, 60 डिग्री ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अच्छा यहाँ पे आप बस यही बताइए आप कि मॉड ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए कैप है, यानी कि क्या मतलब है, ए कैप मतलब है यूनिट वेक्टर और मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 और माइनस 2, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको वेरीफाई आप लोग करिए प्लीज। तो ये हमारा क्या हुआ कि द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर दिस इज, तो मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप क्या हो जाएगा, ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता था, जैसे ए वेक्टर मेरे पास है इधर है और बी वेक्टर मेरे पास इधर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता था उसको हम क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी कैप। लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए, ये जो क्वांटिटी होती थी एक्चुअली ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होता था, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली, राइट। लेकिन वो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग बी डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। तो यहां पे लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, लेकिन आंसर में जितना भी है वो सभी वेक्टर ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमको क्या पूछ रहा है, पहले हम प्रोजेक्शन से उसका क्या निकाल लें, पहले हम क्या करें, प्रोजेक्शन से प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा करके हम उस जो प्रोजेक्टेड जो आपका वेक्टर होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एक्चुअली यही मैग्नीट्यूड होगा, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, बी के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसका। तो मतलब कुल मिला करके हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये तो उस प्रोजेक्टेड वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, आपको बी के डायरेक्शन में जाना है तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो बस यही चीज करना है, तो ये चीज हम कर लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप किसके बराबर होगा बताइए, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, राइट, लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं इसको, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई और जे डॉट जे होगा, के का तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू आएगी आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 दैट इज 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा, और मॉड ऑफ बी जो हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट मीन्स अंडर रूट 2। तो ये हमारी जो प्रोजेक्शन मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो अंडर रूट 2 आई। लेकिन फिर मॉड बी का वैल्यू क्या आएगा, मॉड बी का जो वैल्यू आएगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मॉड बी इज इक्वल टू क्या, तो हमारा जो फिर उसके बाद से इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअली अंडर रूट 2 बी कैप यही आंसर होगा, एक्चुअली यही आंसर होगा। लेकिन ये आंसर तो कहीं से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी कैप की वैल्यू यहां से निकाल के रखनी पड़ेगी। तो बी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 दिस बी वैक्टर अपॉन मॉड बी, इसका मतलब अंडर रूट 2, और बी जो वैक्टर होगा वो होगा आई प्लस जे, और मॉड बी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी आई प्लस जे। तो हमारा आई प्लस जे एक्चुअली है हमारा मतलब आंसर हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी आई प्लस जे।
अच्छा, इसका मैं एक थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा काफ़ी सिंपल वे में कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ करूँगा। तो ये हमारा ऑफ कोर्स ये आंसर हो गया। तो जस्ट इसको मिटा के, मेरे पास स्पेस का कमी है तो मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटा करके थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास, जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वाला मेरे पास एक वेक्टर है। ऑफ कोर्स दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस कंसीडर कि दिस इज 2 यूनिट। इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा वो हमारा कितना होगा, वो 2i मान लेते हैं, और ये हमारा मान लेते हैं कि इट इज 3j वेक्टर, ये वाला। इसका मतलब ये इसका रिजल्टेंट होगा, और ये देखिए 3j जो होगा ऑफ कोर्स यही होगा 3j, इसका डायरेक्शन इधर। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो होगा 2i प्लस 3j के बराबर होगा। अब एक चीज यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं ऐसा दिया रहे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, इट इज गिवन फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए ये जो वेक्टर बना हुआ है ऑफ कोर्स 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। एक ये वाला जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक जो दूसरा वाला वेक्टर है वो जे एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में आपका ये वेक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जो आपके पास वेक्टर है वो है 2i, और जे डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है आपका 3j। इसका मतलब इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा दैट मस्ट बी 2i, और इसी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में जो होगा दैट मस्ट बी 3j, जैसा कि यहां पर फिगर से आपको क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अगर ऐसा दिया हुआ है आपका कि आर वेक्टर का जो आपका प्रोजेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 2i, आर वेक्टर का ही जो प्रोजेक्शन होगा, वो वेक्टर के फॉर्म में बोल रहा हूं, आर वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आपका वाई डायरेक्शन में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3j हो जाएगा। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसको भी वेरीफाई करके अगर हम देख लें तो कैसे होगा कि क्या आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 2 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2, यही मैं बोल रहा हूं ना। इस चीज को प्रूव करते हैं। जैसे ये आपके पास फिगर है, ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर कॉस थीटा क्या होगा, आर वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और वो मैग्नीट्यूड होगा। तो हमें क्या निकालना है, इट इज और कॉस थीटा। तो हमें यही शो करना है कि और कॉस थीटा क्या है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 इज दैट इज 4, और ये हो जाएगा आपका 9, और 9 और 4 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 कॉस थीटा होगा या नहीं होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 13, और ये आपका होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू जरा बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है आपका 2, यही बेस है आपका 2, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वैल्यू, और ये वैल्यू एक्चुअली अंडर रूट 13 के बराबर है। अंडर रूट 13 से 13 कट गया, और ये आपका r कॉस थीटा किसके बराबर आया, r कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। और ये r कॉस थीटा है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, और यही चीज लिखे थे, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 2, और ये भी कितना आ रहा है आपका 2 के बराबर। समझ में आ रहा है, तो ये हम कर लेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से वो समस्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक्चुअली ये ऐसा हो रहा है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि आई प्लस जे के डायरेक्शन में क्या होगा, सो इट इज अगेन जस्ट आई प्लस जे ही है। जैसा कोई भी, अगर जैसा कि यहाँ पे वही है, ये वेक्टर अगर दे देता 2i प्लस 4j प्लस 5 के, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 5k वेक्टर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ऐसा होता। ठीक है, तो अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि द वेलोसिटी एट पॉइंट O इज 2i प्लस जे मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट B इज, यहाँ पे एक फिगर है, पूछ रहा है कि O पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2i प्लस जे, मतलब यहाँ पे आपका है 2i प्लस जे, मतलब ये आपका वेलोसिटी है। पूछ रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका इस डायरेक्शन में है, राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली दो कंपोनेंट है, मतलब ये हुआ 2i प्लस जे, यानी कि इधर का आपका 2i है और इधर का आपका क्या है, j है। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, आप देख सकते हैं उसका वेलोसिटी कैसा हो गया, वो इधर हो गया। अब उसका कंपोनेंट जो होगा एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एक्चुअली वो 2i ही है, 2i ही है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी एक्चुअली y डायरेक्शन ही है लेकिन नेगेटिव में, सो इट इज -j। और इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इट इज 2i - j। ये हमारा होगा कि b पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 2i - j। सो दैट मीन्स ये वाला हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन xy प्लेन हैज द मैग्नीट्यूड। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। इसमें क्या, जस्ट ये आपका ये जो प्रॉब्लम 30 है उसी की तरीके से ऑलरेडी हमने समझाया इसको। r वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब देखिए एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, आपका i और j होता है। तो इसमें एक्स वाई प्लेन में एक्चुअली यही इसका वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड होगा प्रोजेक्शन का। तो ये आपका प्रोजेक्शन रहा 3 + 3i, यानी कि अगर आप बात करें इसको डायरेक्ट अगर ऐसा लिखना चाहें कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा अलोंग एक्स वाई प्लेन वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा 3i + j के बराबर होगा। ये होगा प्रोजेक्शन वेक्टर। लेकिन मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है उस प्रोजेक्शन वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जस्ट मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। तो ये 3² + 1² दैट इज 9 + 1 और ये आपका √10 के बराबर हो जाएगा। तो √10 कौन सा है, सो इट इज दिस, राइट। समझ गया। तो प्रॉब्लम नंबर 33 क्या है, इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, राइट। तो हमारा वो क्या होगा, सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, राइट। तो ये क्या चीज है, अभी देखिए इन जनरल हम जानते हैं कि a क्रॉस b जो होता है वो आपका -b क्रॉस a होता है, राइट। ये हमने पढ़ा है, क्योंकि a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा b क्रॉस a के डायरेक्शन के बराबर नहीं होता है, माइनस साइन के साथ होता है। अभी लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a के बराबर है। अब क्या इसी फॉर्मूले में चूंकि a क्रॉस b किसके बराबर है, b क्रॉस a, तो इसका मतलब a क्रॉस b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस a। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखें कि a क्रॉस b की जगह पे हम b क्रॉस a लिख दें और ये किसके बराबर हो जाएगा, -b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से जस्ट a क्रॉस b की जगह पे इसी में हमने b क्रॉस a रख दिया। अब b क्रॉस a को इधर आप लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 2 × b क्रॉस a के बराबर होगा या नहीं होगा। जस्ट इसको इधर ट्रांसफर किया तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a दैट इज 2 × b क्रॉस a दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब b क्रॉस a जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 0, और ऑफ कोर्स ये 0 वेक्टर, ठीक है। तो b क्रॉस a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका ba sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा होगा वो मस्ट बी 0 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और पाई के बराबर होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो या तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये साइन है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो इसमें से देख लीजिए कोई कौन सी वैल्यू है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पाई के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 34। इफ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब कोई दो वेक्टर a और b अगर परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब a वेक्टर डॉट जो b वेक्टर होगा वो आपका 0 के बराबर होता है। तो अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर हुआ तो जस्ट हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट को हमें 0 कर देना है, तो जस्ट मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो 4 और इसका मतलब ये हो जाएगा -8 और ये होगा आपका +12 और ये कितना होगा +8 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 अल्फा +4 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -4/8 दैट इज -1/2। सो द आंसर इज बेसिकली डी। तो अल्फा की वैल्यू जब -1/2 होगा तो हमारा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखें, फॉर ए वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट।
थीटा की वैल्यू अगर गिवन है, इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये भी सही नहीं है क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसका मतलब ये वाला जो है वो करेक्ट है, राइट। लेकिन करेक्ट करने से पहले आपको पूरा ऑप्शन तो थोड़ा सा देख सकते हो आप। तो डी वाला जो ऑप्शन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसका मतलब यार ये भी तो सही है, ये भी सही है। ए क्रॉस बी जो होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्या ये गलत है? तो आंसर इज यस। उसका रीज़न ये है कि ए क्रॉस बी जो होगा देखिए कि यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या है, इट इज़ ए बी साइन थीटा, और ये ऑप्शन गलत है। उसका रीज़न क्या है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका जो राइट साइड में लिखा हुआ है जस्ट इट इज़ ए बी साइन थीटा जो कि स्केलर है। एक वेक्टर है लेफ्ट साइड में और दूसरा वाला राइट साइड में स्केलर लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर स्केलर के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ए क्रॉस बी होगा ये ए बी साइन थीटा के बराबर नहीं होगा। उसका रीज़न है कि आपने यहाँ पे वेक्टर, आपने यूनिट वेक्टर को मेंशन नहीं किया है। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमारा ये जो है कि जो प्रॉब्लम है वो इफ़ mod of a cross b is equal to square root of 3 into a dot b, then the value of a vector plus b vector is equal to what? तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड, तो ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा? उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो देखिए यहाँ पे निकालना क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे निकालना है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अगर आपने थीटा निकाल लिया तो सारा वैल्यू हमारा पता चल जाएगा। तो एक्चुअली थीटा जो निकलेगा वो इस वाले रिलेशन से हमारा निकल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे देखें कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा, राइट। सो ए बी कैंसिल, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, इसको आप इधर लेकर के आइए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा अंडर रूट 3 के बराबर। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा की वैल्यू जस्ट 60 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको पता होगा 1/2 होता है, राइट। तो कॉस 60 अगर 1/2 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे देख सकते हैं किसके बराबर हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और उसके रेस टू 1/2। तो यहाँ पे ऐसा गलती से नहीं लिख देना है कि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया और उसको गलती से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए प्लस बी भी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कि ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रेस टू हाफ। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद से बोल क्या रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज गिवन बाय व्हाट। तो मेरे ख्याल से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होगा कि हम इसको एरिया को कैसे निकालते थे। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी एक, आपको देखिए एक चीज़ है कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब आप इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी, दिस इज अ एरिया। लेकिन अगर ये जितना भी ऑप्शन में दिया गया है सब मैग्नीट्यूड में दिया गया है, इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड ले लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर जो है वो कितना है? इट इज़ 2i प्लस 3j, ये है मेरे पास। और फिर उसके बाद से क्रॉस बी वेक्टर कितना है? इट इज़ i प्लस 4j। सो इट इज़ i प्लस 4j के बराबर है। जस्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो i का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो i का i क्रॉस i, आपको पता है कि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि i क्रॉस i एक्चुअली 0 हो जाता है क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 साइन 0 0। i क्रॉस j उसका वैल्यू आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं i j के, i क्रॉस j k के बराबर, j क्रॉस k i के बराबर, और फिर उसके बाद से k क्रॉस i j के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो आपका जो क्रॉस टर्म होंगे केवल वही सर्वाइव करेंगे। तो i का मल्टीप्लाई हम j के साथ कर दें तो 2 × 4, ये तो मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा i क्रॉस j के बराबर, प्लस 3 × 1 दैट इज 3, और ये हो जाएगा आपका j क्रॉस i के बराबर हो जाएगा, राइट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपका हो गया 8, राइट, हो गया ना।
ये आपका हो जाएगा 8 और i क्रॉस j जो होगा वो होगा आपका k और j क्रॉस i जो होगा वो माइनस ऑफ k होगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3k। ये किसके बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ पे है 3 दैट इज 5k कैप के बराबर होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट अगर हम बात करें कि इसका ए वेक्टर, एक्चुअली ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन अभी हमें क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। कुल मिलाकर के बात यही है कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 5 यूनिट्स के बराबर होगा। सो दिस इज द ऑप्शन राइट। तो 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड आपका। अब बात करें कि वेक्टर, अच्छा ये जितना भी प्रॉब्लम मैंने करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा ही गया है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो नीट या स्टेट लेवल का जो पीएमटी पहले होता था वहाँ के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा क्या है कि वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इज, कौन सा वेक्टर है इसमें कि जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जस्ट हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअली कौन सा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका। अगर वो डॉट प्रोडक्ट मतलब अगर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो जस्ट आप देखें कि इस वेक्टर का हम डॉट इस वेक्टर के साथ लें तो क्या होगा। पहले देखिए a cos थीटा इंटू आई प्लस बी साइन थीटा इंटू जे का इसमें डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ए बी और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस ए कॉस थीटा यहाँ पे और यहाँ पे आपका बी साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा अगर हम बात करें इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर हम करेंगे तो आई डॉट आई और फिर जे डॉट जे वाला, तो 1 बाई ए और ए कैंसिल, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन के साथ में कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब फिर ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा और दूसरा क्या है, दूसरा आपका 5k, तो 5k तो वैसे ही परपेंडिकुलर होगा। उसका मतलब उसका रीज़न ये है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये वेक्टर एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो वेक्टर है आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें तो ये जो है आपका एक्स वाई प्लेन में है और ये आपका k जो कि जेड डायरेक्शन है राइट। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये आपका अगर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है और जो जेड वाला जो होगा वो हमारा एक्सिस इधर है। तो 5k इस डायरेक्शन में है और ये जो वेक्टर जो दिया गया है वो इसी प्लेन के अंदर दिया गया है जो कि हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो 5k k डॉट आई 0 k डॉट जे ये भी 0 दैट मीन्स 0, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव जो होगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ दूसरा वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक चीज़ करते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है राइट। तो ए प्लस बी, तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है वो हमारा मान लेते हैं इट इज़ आर प्लस वेक्टर है, आर प्लस वेक्टर, या चलिए मान लेते हैं उसको R1 वेक्टर, मतलब प्लस माइनस क्या है कि इट इज़ R1 वेक्टर। और हमारा a माइनस बी जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं हम इट इज़ ए R2 वेक्टर। मान लें इसको जो है वो R2 वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ये R1 वेक्टर है राइट। यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पूछ रहा है कि ये जो R1 और R2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जस्ट वही हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो कैसे निकालेंगे। तो जो एंगल होगा उसके लिए हम फॉर्मूला हमारा है कि R1 डॉट R2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2, मतलब मॉड लेना है एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन यू कैन फाइंड द एंगल थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका R1 वेक्टर कैप डॉट R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, और ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है। नाउ अब एक चीज़ करना है कि R1 कैप निकालना, R1 वेक्टर मुझे R1 का जो मॉड है वो निकालना है और R2 का जो मॉड है वो निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो R1 का मॉड क्या होगा, देखिए R1 इज इक्वल टू है हमारा
हमारा R1 इज इक्वल टू है a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज R1 का जो मॉड है वो, और ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और एक्चुअली ये 90 डिग्री होने की वजह से इसका जो वैल्यू होगा इट इज जस्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनफैक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मॉड होगा वो भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो R1 R2 है वो आपका इक्वल हो गया है। अब R1 डॉट R2 क्या होगा, R1 डॉट R2 निकाल लें, जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R1 की वैल्यू क्या है, इट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और R2 की वैल्यू क्या है, इट इज a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जस्ट डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए, तो a वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करेंगे तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर दैट इज a स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ a डॉट b हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ b डॉट a वेक्टर हो जाएगा, फिर b का यहाँ पे करेंगे तो माइनस ऑफ b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि a डॉट b में इट इज ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब a डॉट b ये 0 हो जाएगा और b डॉट a ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a डॉट b डॉट a आपका इक्वल होता है। तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर आया वो आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो थीटा होगा वो होगा कॉस इनवर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। तो अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो दोनों में है, लेकिन एक बात है कि न्यूमरेटर में क्या है, इट इज़ R1 इंटू R2, और R1 इंटू R2 एक्चुअली दोनों एक ही है, तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R2 की जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब R1 इंटू R2 जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस आंसर जो C होगा। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं जस्ट इसी में एक बात करें कि a और b अगर इक्वल हो तब उस केस में क्या होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर मान लें, इसका जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट इसके एग्जैक्टली बीच से होकर के जाएगा, और यहाँ से b जो माइनस बी वेक्टर होगा इधर, तो a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो भी एग्जैक्टली इसके बीच से होकर के जाएगा। और अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये 20 से जा रहा है तो ये 45 डिग्री, ये भी 45, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90, जो कि हमारा वही चीज़ आ रहा था यहाँ पे करने पे कि ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वो 0 हो जाता, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, राइट, क्योंकि कॉस इनवर्स आपका वो कॉस 90, सो दैट इज इक्वल टू 90। नाउ यहाँ पे दिया गया है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:3 द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया कि मान लेते हैं कि एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2 ये दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम फोर्स होगा। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम कब मिलता है और आपको किसी भी वेक्टर का मिनिमम कब मिलता है, तो वो इस केस में मिलता है कि जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तब आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, और जो दोनों वेक्टर आपका क्या होगा, जब दोनों वेक्टर आपके एंटी पैरेलल होंगे तो आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड अगर एक का मान लेते हैं 3 यूनिट है, एक का मैग्नीट्यूड अगर आपका 2 यूनिट है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दैट मीन्स 3+2 के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब वेक्टर एडिशन में एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीट्यूड मे नॉट बी इक्वल टू a प्लस बी काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट मे बी a प्लस बी और मे बी a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, राइट। स्केलर में 2 + 3 = 5 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2, और ये किसके बराबर है, 7:3 के बराबर है। अब जस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो हमको पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 3F1 प्लस 3F2 डिवाइडेड बाई 7
इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7f1 माइनस 7f2 के बराबर हो जाएगा। और जब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके, f1 को आप उधर लेके जाइए, f2 को इधर लेके आ जाइए, तो 3f2 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 7f1 माइनस 3f1। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 दैट इज 10f2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4f1। दिस इम्प्लाइज f1 बाई f2 इज इक्वल टू, f2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये 4 को इधर लेके आ जाइए, तो 10/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 5/2। तो f1 इज टू f2 इज इक्वल टू आपका 5/2 के बराबर होगा। सो ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला प्रॉब्लम, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए कैप है और हमारा बी कैप है, राइट। तो बोल रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट है सम उसका मतलब ऐसा हुआ कि ए कैप इंटू बी कैप इज इक्वल टू, इसका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू हमारा सी कैप के बराबर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा उसका डिफरेंस का कितना होगा, तो ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा, यही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू हमारा सी कैप के बराबर है। इसका मतलब जस्ट इसका अगर हम मॉड ले लें तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप के बराबर होगा। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि उसके बीच का जो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा चूंकि मैग्नीट्यूड है, तो मेरे ख्याल से अभी मैंने जस्ट इसको किया है, मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा मान लेते हैं कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? आंसर आपके पास आएगा कि ये 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, तो 2 हो जाएगा, और ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज़ -1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, एक्चुअली थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि ए कैप माइनस बी कैप क्या होगा। जस्ट थीटा की वैल्यू 120 रखनी है, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे इसी में डायरेक्ट कर दूँ क्या? इसी में अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा? ए कैप माइनस बी कैप। अच्छा ठीक है, चलिए थीटा की वैल्यू जस्ट उसको हम ऐसा कर देते हैं, क्या हो जाएगा कि ए कैप माइनस बी कैप का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए कैप स्क्वायर दैट इज़ 1, मतलब चूंकि मैग्नीट्यूड है 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस 120 डिग्री -1/2 के बराबर होगा। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको आप प्लीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ एक प्रॉब्लम और है कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। उसका रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा सा निकालना है कि देखना है कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा। देखिए इसमें जस्ट डायरेक्शन का खेल है और कुछ भी नहीं है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर अगर हो गया तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जो कि सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि ए का जो डायरेक्शन है, लेट अस कंसीडर कि ए का जो डायरेक्शन है वो आपका मान लेते हैं इधर है, बी का जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो ए क्रॉस बी जो होगा एक्चुअली ये होगा। तो ये जो सी वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी के बराबर मैं मान रहा हूं, तो सी का जो डायरेक्शन है वो इधर है और पूछ रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ होगा क्या होगा। इसका मतलब जब सी का डायरेक्शन आपका इधर है और ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो ए वेक्टर और ये सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होगा तो cos 90, यानी कि क्योंकि डॉट है तो इसका मतलब cos आएगा, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स दिस मस्ट बी
इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है, जितना भी प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया है पिछले दो लेक्चर में आज को लेकर के, वो सभी प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम जो था वो आपका किसी ना किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि वो नीट में आया हुआ है, या फिर उसके बाद से जो पहले स्टेट लेवल का जो हमारा नीट होता था, या स्टेट लेवल का जो मेडिकल होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पे आया हुआ था। फिर उसके बाद से स्टेट लेवल का जो जेई होता है एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है, AIEEE में पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है वो कंपटीशन लेवल में आए हुए हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं वो। ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम वो जेई का भी है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा पिछले दो वीडियोस में जो भी वेक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो सकता था, मैंने सभी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को कर दिया है। सो मेरे ख्याल से दैट विल बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू ऑल। ओके, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा स्पेशली जो जेई मेंस और जेई एडवांस में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वेक्टर से रिलेटेड, वो छोटा सा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली उसी पे बेस्ड होगा। सो दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।